सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी के अनुसार व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमने प्राकथन पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रथम सोपान जो कि वर्ण विचार है बाबूराम सक्सेना में, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह क्रम से हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जितने भी सोपान लगे हैं बाबूराम सक्सेना में और टीजीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। बने रहें आप लोग हमारे साथ वीडियो में, तो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का प्रथम सोपान वर्ण विचार। वर्ण विचार से बहुत पूछा जाता है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी। तो हम लोग बिल्कुल बाबूराम सक्सेना से पढ़ रहे हैं, उसी से ये सब कुछ संबंधित है। तो जैसा उसमें लिखा है, हमने अपने नोट्स में जब भी बनाए हैं तो उसी से लिखा है। अगला है, प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करे तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। नाद और ध्वनि का एक ही अर्थ है। पूछ लिया जाता है नाद और ध्वनि का क्या समानार्थी हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने अपने नोट्स इस दृष्टि से बनाए हैं कि पेपर में कैसे भी घुमा के पूछें तो आप लोग वहाँ पर सही उत्तर पकड़ पाएँ। ज़रूरी तो नहीं है कि यही आ जाए, लेकिन इससे संबंधित आएगा। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे, आपका बेस बना रहेगा, तो आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, उनकी प्रकृति को समझ पाएंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये मेरा 10 साल पढ़ने पढ़ाने का अनुभव कहता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किए रहेंगे तो हम आसानी से पेपर हल कर लेते हैं। फिर अगला है, तस्मात् ध्वनि शब्दः, यह महाभाष्यकार ने कहा। अब ये सेंटेंस दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये किसने कहा। महाभाष्यकार ने, ये महाभाष्यकार कहा। और महाभाष्यकार हमने बताया है पिछली वीडियो में प्राकथन में कि कौन है ना। तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगला है, संस्कृत भाषा में जिन वर्णों का प्रयोग होता है वह निम्न है। तो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं ना, तो वर्णों को तो पढ़ेंगे ही इसमें ना। तो ये है माहेश्वर सूत्र, सभी लोग जानते हो। माहेश्वर सूत्र बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, केवल जो इनसे प्रश्न बनते हैं हम लोग उनको देखेंगे। आरंभ के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं वो स्वर से संबंधित हैं। स्वरों को अच भी कहते हैं और इसीलिए स्वर संधि का एक नाम है अच संधि। और 5 से लेकर 14 तक जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्रों में, वह व्यंजन से संबंधित हैं, अर्थात हल से संबंधित हैं। इसीलिए व्यंजन संधि का एक नाम हल संधि भी है। ठीक, अच स्वर हैं, हल व्यंजन है ना। ये तो सामान्य सी बात है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन नोट्स में अब कैसे इसको अलग किया जाता भाई, ये तो विधिवत चलेगा ना। और बहुत बार सामान्य सी चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता ना, आदि और अंत वाला ले लिया जाता ना। प्रत्याहार बनाना तो आप लोग जानते ही हैं। माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं ना। आदि अंतेन सहेता से स्वरों का दूसरा नाम अच है, व्यंजनों का दूसरा नाम हल है। ठीक, तो आइए चलते हैं पेज नंबर 2 पे। हाँ, ये मुख्य पेज है। संस्कृत भाषा में जिन वर्णों का प्रयोग होता है वह निम्न है। ठीक, तो ये जो पहले हम लोग स्वर का देख लेते हैं, फिर हम लोग व्यंजन देखेंगे। एक बात महत्वपूर्ण है, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। जब भी वर्ण कहा जाए तो समझ लीजिए इसमें स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है ना। तो वर्ण कहा गया है ना, तो पहले स्वर होते हैं, इसलिए स्वर का हम लोग देखेंगे।
आ ई उ री ली, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। कैसे हैं? ह्रस्व हैं, सादे हैं। तो कितने ह्रस्व स्वर हैं? 1 2 3 4 5 ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। और यही आप लोगों के टीजीटी में बेस में यही पुस्तक है व्याकरण की, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। और दीर्घ सादे स्वर कितने हैं? दीर्घ सादे, सादे का मतलब ये है कि ये संयुक्त नहीं है, मिक्स नहीं है, 2 वर्णों को मिलाकर नहीं बने हैं, इसलिए सादे हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर आ ई उ री, तो ये दीर्घ है ना, दीर्घ हुए 4। सभी स्वर विवृत हैं, आ समृत है। अभी आ के ऊपर एक बात और बताएंगे कि आ प्रक्रिया और प्रयोग 2 दृष्टियों में समृत और विवृत की इसकी स्थिति बनती है, तो इसको हम बाद में बताएंगे। ए आए ओ औ दीर्घ स्वर हैं, और दीर्घ में भी क्या है? मिश्र विकृत हैं। इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से क्यों? क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। पूछ लेंगे ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं। ऐसे दीर्घ स्वर कौन से हैं जो मिश्र हैं, माने मिले हुए हैं, 2 स्वरों को मिलाकर बने हुए, उन्हें मिश्र विकृत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर 4 हैं। जैसे ए है तो ए आ ई को मिला के बना है ना, तो ए हुआ, तो इसलिए ये मिश्रित है, यानी 2 वर्णों को, 2 स्वरों को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए मिश्रित है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को। फिर है, अब हम लोग देख लेते हैं व्यंजन वर्णों को। व्यंजन वर्ण में पहला है का वर्ग, का खा गा घा अंगा। ठीक, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, और पा फा बा भा मा। तो ये इतने का से लेकर पा तक, का से लेकर पा तक स्पर्श वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण हैं। कादयो मा वसाना स्पर्शः, इसका सूत्र है ना। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 ना। तो इधर से देखिए, 1 का खा गा घांगा 5, और इधर भी 5, तो 25 हो गया। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, देखिए ये क्या है? ये अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है, यानी अंगा इया अंगा, ये देखिए ये गलत लिख गया, ये नहीं होगा इस जगह। ठीक, अंगा इया अड़ा ना और माँ, ये क्या है? अनुनासिक है। देखिए हमने बगल में लिखा भी है। ठीक, ये होंगे अनुनासिक, स्पर्श वर्ण में आते हैं लेकिन हैं अनुनासिक ना। तो ये पूरा का से लेकर अंगा तक का वर्ग, और इसका उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ कु यानी कि का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग, चा से लेकर इया तक, इचु यशा नाम तालु, ई चा वर्ग, या और शा का उच्चारण स्थान तालु, ऐसा हम लोग जानेंगे। टा वर्ग, टा से लेकर अड़ा तक, री टू रसाणाम मूर्धा, री टू यानी कि टा वर्ग, रा और मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान मूर्धा से, इसीलिए तो सा 3 है ना। तो ये वाला शा है, इसको तालव्य सा कहते हैं, इस वाले सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, और इस वाले सा को दंती सा कहते हैं ना। तो ता वर्ग में लृतुलसा नाम दंता है, तो लृ ता वर्ग, ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है ना। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये तो व्याकरण का मूल है ना। और पा वर्ग का, देखिए पा वर्ग का हमने सूत्र नहीं लिखा ना। उपू पधमानिया नाम ओष्ठौ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ठीक, अब कुछ और भी वर्ण हैं, वो नीचे ये हैं। ठीक, ये वर्ण हैं
या रा लावा, ये भी तो वर्ण हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अंतस्थ कहते हैं, मृदु स्वर कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ईसत स्पृष्ट भी हैं। ये इतनी विशेषताएं हैं इनकी ना। तो या रा लावा अंतस्थ हैं, इन्हें मृदु स्वर कहते हैं क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। सा और हा ये ऊष्म वर्ण हैं, महाप्राण ध्वनि हैं और इनका जो प्रयत्न है वो क्या है? ईसत विवृत। अंतस्थ का ईसत स्पृष्ट है और ऊष्म का ईसत विवृत है। बहुत पूछा जाता है, दे दिया एक वर्ण दे दिया, शा दे दिया, पूछ लेंगे कि इसका प्रयत्न क्या है? ईसत विवृत, संवृत, ईसत संवृत, विवृत, ऐसे पूछ लेते हैं ना। महाप्राण है कि अल्प प्राण है, ऊष्म है, क्या है? तो ऐसा बहुत पूछते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर पूछ लिया क्या नहीं है तब तो और कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इस टेबल को आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरी ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। फिर है अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी लगी रहती है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, ठीक, नासिका अनुस्वार से। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में बता चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रत्याहारों की संख्या 43 है, कहीं कहीं 42 भी मिलता है। क्योंकि हम लोग बाबूराम सक्सेना से पढ़ रहे हैं तो उसमें 43 दिया है। ये तो वहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप लोग 42 करोगे या 43 करोगे, ठीक। फिर है आवश्यकता अनुसार प्रत्याहारों की संख्या तो 43 है लेकिन आवश्यकता अनुसार बढ़ भी सकती है। ऐसा हुआ कि पाणिनि महोदय को जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उन्होंने माहेश्वर सूत्रों से उतने प्रत्याहार बना लिए और जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ी उनका नहीं बनाया। तो इसलिए 43 मुख्य प्रत्याहार हैं। ये बढ़ भी सकते हैं। वर्गों के पंचम वर्ण अनुनासिक होते हैं ना, ये भी बता चुके हैं। इनका उच्चारण स्थान मुख नासिका, यानी कि मुख और नासिका इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो ये नासिक के वर्ण हैं तो नासिका तो लगेगा ही, लेकिन मुख भी रहेगा। तो ये जो पंचम वर्ण है जिस वर्ग का होगा तो उस वर्ग का उच्चारण जिस मुख में जिस स्थान से होगा वो प्लस नासिका। जैसे अंगा है तो अंगा का उच्चारण स्थान एक तो अनुनासिक है तो नासिका तो होगा ही, लेकिन अंगा कंठ वाले खाने में है तो कंठ और नासिका होगा, ऐसे समझेंगे। और ये यहाँ पे जैसे अड़ा है तो अड़ा हमने बताया कि टा वर्ग पूरा मूर्धा से होता, अड़ा अनुनासिक है। तो अड़ा का उच्चारण स्थान ये मुख में मूर्धा, भाई मूर्धा मुख में ही तो है, मुख और उससे होगा नासिका से, ऐसे समझेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अब स्वरों के विभाजन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से किए गए, तो मात्रा के आधार पर हम लोग स्वरों का विभाजन देखते हैं ना। सूत्र उ का लोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, मात्रा के आधार पर जो स्वर का विभाजन किया गया है वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार से किया गया है। यानी कि ऐसे स्वर जिनमें उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ना, ये आ ह्रस्व स्वर है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे प्लुत कहते हैं। जैसे आ। इस आ के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इसका प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। जब कोई दूर होता है तो पुकारने में जो हम लंबी ध्वनि खींचते हैं उसमें प्रयोग करते हैं पुलित ध्वनि का ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये वाला श्लोक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ना। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। बहुत पूछा जाता है
ह्रस्व दीर्घ प्लुत और व्यंजन की मात्राएं बहुत पूछी जाती है। एकदम पिट गया है पूछ के, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है ना, तो इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे। अपने यहाँ तो श्लोकात्मक रूप से लिखा है, पाणिनि शिक्षा आप लोग पढ़िए। खैर टीजीटी में तो उसका कोई वही नहीं, लेकिन ये जो स्वर व्यंजनों का विभाजन है पाणिनि शिक्षा में भी बहुत बढ़िया दिया है, एकदम श्लोकात्मक है और बहुत अच्छा दिया है। तो ये कैसे है, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, एक मात्रा का ह्रस्व होता है, द्विमात्रा का दीर्घ होता है और त्रिमात्रा का समय प्लुत को बोलने में लगता है। प्लुत ध्वनि में 3 मात्रा का समय लगता है। तो उच्चारण के अनुसार भी स्वरों का एक भेद किया गया। अभी हम किसके अनुसार पढ़ रहे थे, अभी हम मात्रा के अनुसार पढ़ रहे थे। अब उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार 3 प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त का देखते हैं, इसका सूत्र है उच्चैरुदात्त। उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चरित स्वर उदात्त कहलाता। जो निर्धारित उच्चारण स्थान है उससे उच्च स्थान से जब हम उच्चारण करते हैं तो वो उदात्त स्वर कहलाता है। और अनुदात्त क्या है, निचैर अनुदात्त है। उच्चारण स्थान के निम्न अंश से उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदात्त। ठीक, फिर अगले में आते हैं। यहाँ तो बच्चे शोर करने लगे भाई, ऐसी जगह पे हम वीडियो बना रहे हैं, नीचे सब बच्चे शोर कर रहे हैं। फिर है तीसरा भेद है स्वर का, स्वरित। समाहारः स्वरितः। ऐसे स्वर जिनमें उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व दोनों के गुण विद्यमान हों वह अच स्वरित कहलाता है। यानी कि समाहार, दोनों के समान गुण विद्यमान रहते हैं ना, इसीलिए कहा है समाहारः स्वरितः। और फिर स्वर के 2 भेद किए गए हैं। कौन से 2 भेद, ये पूछ लिया जाता ना कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं, अनुनासिकता के अनुसार कितने भेद हैं, तो हमें सारे भेद आने चाहिए ना। फिर सभी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार ना। तो उसमें हम लोग अभी स्वर का विभाजन पढ़ रहे हैं। तो 2 प्रकार का स्वर का विभाजन यहाँ पे फिर है। अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख सहित नासिका से बोले जाने वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ ए ना, ये नासिका, मुख और नासिका दोनों के सम्मिलन से हम बोल रहे हैं ना। फिर है अननुनासिक, ऐसे वर्ण जो नासिका से नहीं बोले जा रहे हैं, इसीलिए अनुनासिक। अन धन अनुनासिक, अननुनासिक ना। सादे स्वर जैसे आ ई ए आदि, इसमें नासिका का रोल नहीं है, इसलिए अननुनासिक कहा गया। अब देखते हैं, मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। जो हमने प्रथम विभाजन किया था स्वर का, वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय, प्लुत में 3 मात्रा का समय। दूसरा विभाजन जो स्वर का किया था वो उदात्त अनुदात्त स्वरित का किया था। उच्चैरुदात्तः निचैर अनुदात्तः समाहार स्वरितः। तृतीय विभाजन जो हमने स्वर का किया है, ये वाला अभी ऊपर नहीं बताए थे, वो है संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। 4 प्रकार का ये भी स्वर का विभाजन है और यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो देखिए संवृत कौन से हैं, ई उ। संवृत का मतलब है थोड़ा सा संकुचित, थोड़ा संकुचित ना, उसको मतलब संकुचित ही समझिए संवृत का अर्थ। तो ई जब हम कहते हैं तो बहुत संकुचित मुँह रहता है ना, तो ई उ क्या है, संवृत स्वर हैं। और अर्ध संवृत यानी कुछ संकुचित क्या है, ए ओ। अब आपने देखा कि ई उ से ज़्यादा, मतलब मुंह हमने थोड़ा सा ज़्यादा खोला, इसलिए ये अर्ध संवृत हुए।
ठीक। फिर है अर्ध विवृत, यानी आधा खुला हुआ। विवृत माने खुला हुआ, अर्ध विवृत माने आधा कम खुला हुआ। जैसे संवृत माने संकुचित, अर्ध संवृत माने आधा संकुचित। तो वैसे अर्ध विवृत आधा खुला हुआ। अय औ ना बहुत उच्चारण स्थान ये स्वर पूछे जाते हैं। अर्ध विवृत कौन है, विवृत कौन है, संवृत कौन है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। विवृत आ ये विवृत हैं, यानी एकदम खुले हुए। ठीक। आगे एक और स्वर का विभाजन है, बहुत स्वर का विभाजन है। अनुनासिक, अननुनासिक, इसको बताए हैं ना। अनुनासिक जो नासिका से हों, आ ए आए ना, और आ ई उ ये अननुनासिक हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 पे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताते भी रहें। स्वरों की भांति व्यंजनों के भी कई प्रकार से विभाजन हैं। कैसे विभाजन हैं आइए देखते हैं। स्पर्श, एक व्यंजन का भेद है स्पर्श। तो स्पर्श कौन है पहले बताए हैं ना, 25 वर्ण स्पर्श हैं। कादयोमावसानाः स्पर्शः, ये सूत्र बोले थे ना हम। तो इनमें इनको उदित भी कहते हैं। कुचुटुतुपु उदित वर्ण ना, ये सारा कुछ हम बाबूराम सक्सेना से पढ़ा रहे हैं। इसमें सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी, 25। का से लेकर मा तक, कादयोमावसानाः ना। फिर स्पर्श संघर्षी कौन है, चा छा जा झा, ये कैसे हैं, स्पर्श संघर्षी हैं। फिर संघर्षी सा, तीनों सा संघर्षी हैं ना, तीनों सा संघर्षी हैं, ऐसा ना, सा से संघर्षी। पार्श्विक कौन सा है, ला है, यह केला है भाई, पार्श्विक ध्यान देंगे ना। लुंठित कौन सा वर्ण है, रा वर्ण लुंठित है। उत्क्षिप्त कौन सा है, डा और ढा उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन ना। अर्ध स्वर या और वा अर्ध स्वर हैं, यानी कि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों की क्वालिटी है। अनुनासिक एक भेद है। यमंगणनम, अंगा इया मा अंगा ड़ा और ना, यानी पंचम वर्ण अनुनासिक हैं। अब कुछ स्मरण रखने योग्य बातें। या रा ला वा अंतस्था, या वा रा ला को अंतस्थ कहते हैं। सा हा ऊष्माणः, यानी कि तीनों सा और हा ऊष्म है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम तथा यण अल्प प्राण होते हैं ना। ये जो अल्प प्राण महाप्राण व्यंजनों का एक विभाजन किया गया उसके आधार पर ये है। तो आगे हम लोग देखते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। तो महाप्राण कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और शल महाप्राण ध्वनियों में आते हैं। ये व्यंजनों का विभाजन है। वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा यण अल्प प्राण। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ तथा सल यानी कि तीनों सा और हा सल प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए शार्ट में सल कह दिया जाता है। क्या होंगे, महाप्राण होंगे। इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं ना। अल्प प्राण 1 3 5 और यण। महाप्राण 2 और 4 तथा शल 1 3 5 अल्प प्राण, 1 3 5 यण अल्प प्राण, 2 4 शल महाप्राण। ऐसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। प्रयत्न 2 प्रकार का, सबसे पहले अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक, प्रयत्न 2 प्रकार का, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है वह 5 प्रकार का, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का। अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट ईसत विवृत के भेद से 5 प्रकार का। और ये जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार का। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, हृस्व, दीर्घ, प्लुत आदि भेदों से यह 11 प्रकार का है। अभी देखिए बता रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न पहले देख लेते हैं। पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट में सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। ईसत स्पृष्ट यानी कि थोड़ा सा
खुला हुआ, इसमें यण आते हैं। ईसद विवृत, इसमें शल आते हैं, तीनों सा और हा। ईसद विवृत, थोड़ा सा खुले। विवृत में सभी स्वर आते हैं, खुले हुए रहते हैं, ठीक। और समृत में अर्थ है कम खुला हुआ, तो इसमें आ आता ना, देखिए एक ही वर्ण है, तो इसका ध्यान देंगे। फिर आइए देखते हैं हम लोग जो बाह्य प्रयत्न है वह 11 प्रकार के ना। तो पहला है विवार। पहला क्या है? विवार। श्वास, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से यह 11 प्रकार का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब देख लेते हैं हम इनके अंतर्गत आते क्या क्या हैं ना। तो देखिए ये जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, खरो विवाराह श्वास अघोषा, ये बात जरूर याद रखेंगे ना। जो खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वह विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं, इसीलिए देखिए हमने निशान लगा रखा है। खरो विवारा श्वास अघोषा, खर प्रत्याहार के वर्ण विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे। खरो विवारा श्वास अघोषा। देखिए यहाँ पे अघोष होगा, ये गलत लिख गए ना। विवार, खरो विवारः श्वास अघोषा, इस जगह अघोष लिखा जाएगा ना। विवार श्वास अघोष, यहाँ पे अघोष कर लो भाई, ये हम जल्दी जल्दी में लिख गए, ये है अघोष, ठीक। ऐसा समझेंगे। देखिए मिटा देते हैं, मिटा के समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए श्वास 2 बार लिख गया है ना, जबकि एक बार श्वास होगा, यहाँ पे अघोष होगा। विवार श्वास अघोष तभी न बनेगा खरो विवारा श्वास अघोषा। खर प्रत्याहार के वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं, अघोष होते हैं, इस जगह अघोष कर लेना। फिर है हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं, घोष होते हैं। हसः संवार नाद घोषश्च। हस प्रत्याहार के वर्ण संवार, नाद और घोष होते हैं, एकदम रट लो इसको। और अल्प प्राण कौन होते हैं? यण और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। और महाप्राण शल और द्वितीय, चतुर्थ। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तो हमने स्वर में बता दिया है ना। उदात्त स्वर कौन है, अनुदात्त स्वर कौन है, स्वरित स्वर कौन है, ये हमने बता दिया। तो ये हो गए बाह्य प्रयत्न के 11 भेद, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ आ गई। देखिए उच्चारण स्थान, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बहुत पूछा जाता है उच्चारण स्थान। पाणिनीय शिक्षा बहुत बढ़िया ग्रंथ है व्याकरण की दृष्टि से। तो उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं ना। ये तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में पूछा जाता है। तो देखिए ये श्लोक देखते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। देखिए इतना बढ़िया पद्यात्मक है, बढ़िया सिंपल कि आप लोग अगर 2-4 बार पद्य ही सुन लो तो आपको याद हो जाए, ऐसी है पाणिनीय शिक्षा। तो उच्चारण स्थान 8 प्रकार के, देखिए 8 हम गिना भी देते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे देखो, पहले मिटा दें तब हम गिनाएं आपको। ये देखिए 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में बताया गया। उरः 1, कंठः 2, सिर 3, जिह्वामूल 4, दंत 5, नासिका 6, ओष्ठ 7, तालु 8। हो गए ना 8। अगला हम लोग देखते हैं छा से छतरी। इसका पूछ लिया जाता किससे मिलकर बना, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है ना। तो का, हलंत वाला का और सा मिला के बना है छतरी वाला छा। बहुत पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, टेट में बहुत पूछे जाते हैं। जो
जो सुपर टेट, टेट जूनियर टेट, प्राइमरी टेट होता है उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। और टीजीटी की दृष्टि से तो समझो पिट गया है। त्रा, हलंत वाला ता और रा मिला के त्रा बना है। ज्ञा, हलंत वाला जा और इया मिला के ज्ञा बना है। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 7 पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ आवश्यक वर्ण, कुछ चीज़ें आवश्यक हैं उन्हें जान लेते। अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? 19। प्रथम, तृतीय, पंचम और यण अल्प प्राण। महाप्राण वर्णों की संख्या 14। ये भी बहुत पूछ लिया जाता वर्णों की संख्या। तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल। अघोष वर्ण 13 हैं, घोष वर्ण 20 हैं। तो ये सारी संख्याएं याद रखना भाई, याद होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए। स्पर्श वर्ण 25, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। स्वर वर्ण मुख्य 9, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 4, ए ओ ऐ औ। और हस प्रत्याहार के वर्ण 20। हसह संवार नाद घोषा बताए थे ना, कितने वर्ण इसमें आएंगे? 20। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण? 13। खरो विवारा श्वास अघोषा ना। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय आता है, तो ये कितने हो जाएंगे? एक तो का, खा, चा, छा, ये मिला के कितने हो जाएंगे? 5, 5 दूनी 10 और 3 और होते हैं। और जिह्वा मूलीय का, ये जो ऐसा ये अर्धचंद्राकार ऊपर नीचे बना है, और खा, ये जिह्वा मूली है, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल। और उपधमानीय वर्ण ये पा और फा, अर्धचंद्राकार जो ऊपर नीचे बने हैं, इनका ये उपधमानीय वर्ण कहे जाते हैं। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट भी किया करें। और इसके साथ ही बाबूराम सक्सेना का वर्ण विचार सोपान जो है वो समाप्त होता है। हमने कोशिश करके, थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई, आधे घंटे की हो गई, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम एक सोपान तो एक ही वीडियो में करें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसके बाद जो सोपान लगा है संधि विचार, संधि लगा है ना प्रकरण, तो वो थोड़ा बड़ा है, उसके 2-3 वीडियो बन सकते हैं। तो आज यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।